हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बीकॉम थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर का बिजनेस फाइनेंस का पूरा मॉडल पेपर। ये परीक्षा दिसंबर के महीने में हुई है। 2024-25 एग्जामिनेशन का ये पेपर है। जिस भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अभी एग्ज़ाम होने वाला है बिजनेस फाइनेंस का, आप बीकॉम के 5th सेमेस्टर में है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पेपर अभी होने वाला है और आने वाले वर्षों के लिए भी यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको काफ़ी ज़्यादा ये पता लगेगा कि आपके पेपर में, बिजनेस फाइनेंस के पेपर में सेक्शन ए, बी एंड सी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% आएंगे, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। प्लस मैं आपको ये भी बताऊँगी कि कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है जो पूरी गारंटी है। इस पेपर में देखो जो क्वेश्चन आए हैं, जो पूछे गए हैं, ये आपकी यूनिवर्सिटी में भी आ सकते हैं, कॉलेज में भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर है या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो पेपर है, वो सब मैंने अपलोड कर दिया है, पूरा का पूरा मॉडल पेपर। तो आप विजिट करके चैनल पर ज़रूर देखिएगा, या मैं लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं आज का ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर। देखो ये जो पेपर है महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय आजमगढ़ का है। बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं जो इस पेपर में आए हैं। देखो इस यूनिवर्सिटी में तो 3 घंटे का ही टाइम दिया जाता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में 2 घंटे का भी होता है। मैक्सिमम मार्क्स तो हर जगह 75 होता है, ये बात आप जानते हैं। सबसे पहली बात कि आपको नोट दिया जाता है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सभी खंडों में आपको अलग अलग निर्देश दिए जाते हैं। सेक्शन ए होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए आपके सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन गिवन होते हैं और आपको सभी क्वेश्चन के आंसर 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको भी पढ़ लेना है। पूरी गारंटी है कि यहाँ से जो 10 क्वेश्चन सेक्शन ए में है वो आपके में भी आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है वित्त पूर्ति निर्णय क्या है, व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन तो आप जानते ही हैं, कोई भी व्यवसाय जब किया जाता है उसमें पूंजी की यानी धन की ज़रूरत होती है। तो कितनी मात्रा में धन लगाया जाए, कितना लगाया जाए, कैसे लगाया जाए कि उसे कम से कम खर्च और कम से कम पूंजी लगाकर अधिक से अधिक लाभ को कमाया जा सके। तो इन सब की पूरी व्यवस्था करना, व्यवसाय में कहाँ से मनी लेकर आना है, किस तरीके से उसका जुगाड़ करना है, व्यवस्था करनी है और अपने व्यवसाय का संचालन करना है, तो वो सब कुछ वित्त पूर्ति निर्णय के अंतर्गत आता है। सेकेंड आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूंजीकरण क्या है, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन। पूंजीकरण का मतलब क्या है। देखो कोई भी कंपनी चलती है तो उसमें इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है। उसके अलावा कंपनी जो होती है पब्लिक कंपनी, वो डिवेंचर भी इशू करती है। ये बात याद रखिएगा कि कभी भी प्राइवेट कंपनी अपने अंशों को बेचने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। तो जो सार्वजनिक कंपनी होती है वो इक्विटी शेयर भी इशू करती है, प्रेफरेंस शेयर करती है, ऋण पत्र भी करती है। तो जितनी पूंजी उसको, समता अंश पूंजी उसके पास जितनी है, जितनी उसके पास पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, जिसके पास, उसके पास जितनी कंपनी के पास ऋण पूंजी है, तो उन सभी का योग करके पूंजी की मात्रा का निर्धारित करना वो पूंजीकरण कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। देखिए आपका थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, यानी पूंजी बजटन क्या है। मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बताते हुए चलूंगी ताकि आपका आंसर भी तैयार होता रहे, ठीक है। फिर आप अच्छे से भी पढ़ाई कर लीजिएगा। पूंजी बजटन जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूंजी प्लस बजटन, जिसमें पूंजी से आशय ये है कि व्यवसाय में लगा हुआ जो समस्त धन है उसे पूंजी कहते हैं, जिससे हम कहीं ना कहीं उत्पादन कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। और देखिए बजटन से आशय ये है कि जो बजटन है ये एक ऐसी योजना होती है कि व्यवसाय जो हम कर रहे हैं उसमें जो पूंजी की मात्रा है वो बहुत आवश्यकता से अधिक भी नहीं होना चाहिए, आवश्यकता से कम भी नहीं होना चाहिए। इतनी पूंजी होनी चाहिए कि व्यवसाय अच्छे से चलता रहे और हम कम से कम धन लगाकर भी अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। मतलब बजटन एक पूरी तकनीक होती है, योजना होती है कि व्यवसाय में उपलब्ध धन को कहाँ पर कितना लगाना है, कितना कहाँ निवेश करना है, कितनी मात्रा में करना है कि कम से कम समय में, कम से कम धन में हम अधिक से अधिक लाभ हमारी संस्था अर्जित करती रहे और लंबे समय तक हम अच्छी लाभ कमाते रहें, अन्य संस्थाओं के अकॉर्डिंग हम ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकें। तो ये पूंजी बजटन होता है, आप तैयार कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी लागत की परिभाषा दीजिए। पूंजी लागत हो गया, पूंजी बजटन हो गया, पूंजीकरण हो गया, लाभांश नीति हो गया, जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सब आपको भी पढ़ना है
क्योंकि पूरी गारंटी है कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ से आपका भी पूरा क्वेश्चन आने वाला है। तो पूंजी लागत का क्या मतलब होता है? पूंजी लागत, जो हमने पूंजी अपने व्यवसाय में लगाई हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जब हमने पूंजी लगाई है अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, तो हम कुछ ना कुछ उससे अर्न कर रहे हैं। अगर हमने 1 लाख रुपया लगाया, व्यवसाय शुरू कर दिया और 1 साल के अंदर मैंने उस 1 लाख रुपये को लगा करके 50,000 रुपया कमा लिया, मतलब मेरा मुनाफा हुआ, तो वो मुझे लागत दे रहा है। मेरी जो पूंजी 1 लाख है उसने मुझे 50,000 की लागत दी है, तो उसी को पूंजी लागत कहा जाता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स पॉलिसीज। देखो, लाभांश नीति के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। लाभांश नीति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कंपनी अपने लाभों को लाभांश बांटती है अलग अलग अंशधारियों को, तो उसकी नीति बनाती है, उसकी योजना बनाती है। तो लाभांश नीति भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है विकास लाभांश नीति, दूसरी होती है उदार लाभांश नीति और तीसरी होती है सुदृढ़ लाभांश नीति। तो तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिबेंचर्स? ऋण पत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋण पत्र से भी क्वेश्चन आना है। और जितना क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये सब आपका पूरा का पूरा चैप्टर है और पूरा चैप्टर आपको पढ़ के ही एग्जाम में जाना है। डिबेंचर क्या होता है? जब कोई कंपनी ऋण लेना चाहती है तो वो डिबेंचर को इशू करती है, और डिबेंचर हमेशा पब्लिक कंपनी ही इशू करेगी, प्राइवेट कंपनी नहीं, क्योंकि वो जनता से ऋण नहीं लेती, जनता को अपना शेयर इशू नहीं करती, सिर्फ सार्वजनिक कंपनी करती है। तो जब कोई भी इंसान डिबेंचर को खरीदता है तो वो कंपनी को ऋण देता है, कंपनी उसको ब्याज देती है और वो कंपनी का लेनदार या ऋणदाता कहलाता है। तो आई होप कि आप समझ गए हों। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर बैंक सोर्स? यानी कि बैंक साधन क्या है? बैंक के बारे में तो आप जानते ही हैं कि बैंक वो संस्था होती है जो हमारे पैसों को जमा करती है और हमें उस पर ब्याज भी देती है। उसके अलावा बैंक लोन भी देता है और लोन पर वो ब्याज लेता है। अलग अलग सेवाएं बैंक देता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसके अलावा ओवरड्राफ्ट भी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सब क्या है? बैंक हमें सेवाएं प्रदान करता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल के प्रकारों को बताइए। वर्किंग कैपिटल तो आप जानते ही कि वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे व्यवसाय में माल को लाया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है, और व्यवसाय में जितना भी प्रतिदिन एक्सपेंसेस हो रहा है उन सब का भुगतान करने के लिए जिस कैपिटल का यूज़ किया जाता है वो कार्यशील पूंजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका। व्हाट इज न्यू इशू मार्केट? निर्गमन बाजार क्या है, यानी नया निर्गमन बाजार क्या है? देखो, न्यू इशू मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर नए अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है। मतलब यहाँ पे कंपनी होती है और क्रेता विक्रेता दोनों होते हैं, आपस में सौदा करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, और उन्हीं अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है जो नए अंश हों, जिनका अभी भी पहले इशू नहीं किया गया है। तो वो मार्केट जहाँ पे नए अंशों का क्रय विक्रय होता है वो न्यू इश्यू मार्केट कहलाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका बन सकता है, तो पूरा इसे चैप्टर आप पढ़ लीजिए। आपका 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टॉक मार्केट? स्कंद बाजार से आप क्या समझते हैं? टॉप लेवल का क्वेश्चन है, और यहाँ जो 10 क्वेश्चन आपने देखे, यहाँ से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आने वाला है। तो आप इन सभी चैप्टर्स को पढ़ के जाइएगा, आपकी बुक में ये पूरा चैप्टर है। और देखो, स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका कि आपको इसके बारे में कुछ बताना ज़रूरी है। देखो, स्टॉक मार्केट हमारे भारत में दो बहुत ही प्रमुख स्टॉक मार्केट हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में NSE कहा जाता है। दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में BSE कहा जाता है। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा। ये ऐसी स्टॉक मार्केट है जिनमें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं लिस्टेड होती हैं, और लोग वहीं से अपने लिए, जैसे किसी इंसान को अगर अंश है या फिर स्टॉक परचेस करना है तो वहाँ से डायरेक्ट वो परचेस करता है। और इनके बीच एक ब्रोकर होता है, दलाल होता है, जो इन जैसे सौदों को करवाता है। तो ये बात याद रखिएगा। और हम ब्रोकर की बात करें तो आप आज के टाइम में ट्रेडिंग का अलग अलग ऐप्स देखते हैं, जैसे ग्रो है, एंजल वन है, या फिर आप स्टॉक्स है। तो ये सारे अलग अलग ऐप्स हैं जो ब्रोकर हैं, जो स्टॉक मार्केट में
स्टॉक मार्केट का काम करते हैं। तो इन सब के बारे में आप पढ़ के जाइएगा। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम पक्का तैयार करना है, यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन आने वाला है। चलिए सेक्शन बी आपका देखते हैं। देखिए आपके पेपर में जो सेक्शन बी होता है और जो सेक्शन सी होता है, ये इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आपने कारपोरेट अकाउंटिंग में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखा और जीएसटी के पेपर में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। तो आप लोगों के बिजनेस फाइनेंस के पेपर में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आने वाले हैं सेक्शन बी और सी में। तो सेक्शन बी में आपके 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको एनी 5 लिखना होता है, सभी के आंसर 200 वर्ड्स में लिखना होता है। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना होता है और सभी के आंसर 500 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आप देखेंगे कि थ्योरी वाला क्वेश्चन कम आया है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आया है सेक्शन बी और सी दोनों में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख लो जिस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है जिस चैप्टर से, तो आपको उन्हीं को तैयार करके जाना है। उन्हीं के बेसिस को अगर आप तैयार करके जाएंगे तो फिर वहाँ से आपके पेपर में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके सेक्शन बी और सी के सारे क्वेश्चंस को देखकर उन्हीं को तैयार कर लीजिए।